नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस क्या होता है, हवलदार क्या होता है, आपको एमटीएस में कहाँ कहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी, हवलदार में आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, उसके अलावा यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इसका एक्चुअल एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कितनी क्या इस बार आपकी वैकेंसी आ सकती है। उसके अलावा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कितना टारगेट स्कोर आप अभी से लेके चलो ताकि आपको यहाँ पे एक नौकरी मिल पाए। तो कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ये समझ लो कि एमटीएस की जो वैकेंसी है यहाँ पे दो तरीके की पोस्ट होती हैं, एक एमटीएस की और एक हवलदार की। एमटीएस क्या है, जितनी भी आपकी मिनिस्ट्री है वहाँ पे जो आपकी वैकेंसी, जैसे कि सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है और एमटीएस होता है। सीजीएल में क्या है कि जो ग्रेजुएट लेवल के थ्रू जो आपकी वैकेंसी फिलअप होती है वो सीजीएल के थ्रू जाती हैं। वहीं पे क्लर्क लेवल की जो वैकेंसी है उन्हीं सारे डिपार्टमेंट में वो सीएचएसएल के थ्रू भरी जाती है और उन्हीं सारे डिपार्टमेंट में जो आपकी मतलब फोर्थ क्लास की जो वैकेंसी होती हैं वो एमटीएस के थ्रू भरी जाती है। अब कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट होगा कि यहाँ पे एमटीएस की पोस्ट है तो क्या झाड़ू पोछा करना पड़ता है, क्या हमको पानी देना पड़ता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए अलग से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो कर्मचारी हैं वो लगे होते हैं। एमटीएस को क्या है कि आपको जो भी आपके अंदर प्रोफिशिएंसी होती है उसके हिसाब से यहाँ पे काम दे दिया जाता है। जैसे अगर आपको टाइपिंग का काम आता है तो आपको टाइपिंग से रिलेटेड वर्क दे दिया जाएगा, या फाइल इधर उधर ट्रांसफर करना होगा, चाय वगैरह यहाँ पे पिलाना नहीं पड़ता है। एमटीएस में क्या है, जितनी भी मिनिस्ट्री है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनमें एज ए एमटीएस आपको काम करना पड़ता है। हवलदार में भी क्या है कि जैसे कि कस्टम है, सीबीएन है, डीजीपीएम है, यहाँ पे आपको एज ए हवलदार आपको वर्क करना पड़ता है। जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर है उनके साथ आप सहायक के रूप में जाएंगे। हवलदार की जो वर्दी वगैरह है वो अगर देखेंगे तो यूपी पुलिस के बराबरी वैसी दिखती है, ठीक है। तो इनका काम क्या है, एक्चुअल में जो कस्टम वाले हैं, सीबीएन वाले हैं, इनको हेल्प करना होता है, ठीक है। इनके साथ जैसे आपने देखा होगा कि दरोगा सबके साथ हवलदार चलते हैं, वैसे ही जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, जितने भी इंस्पेक्टर हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ एज ए असिस्ट मतलब उनका हवलदार बन के आपको चलना होता है। तो हवलदार क्या है, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे ये क्या होते हैं, इनके लिए एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट कुछ फिक्स होते हैं, उन्हीं डिपार्टमेंट में हवलदार की जरूरत पड़ती है। और एमटीएस क्या है कि जितनी भी मिनिस्ट्री है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उन सब में एमटीएस की पोस्ट जो है वो होती है और उसके लिए यहाँ पे बंदे एमटीएस की जो वैकेंसी निकलती है इसके थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। उसके अलावा यहाँ पे 18 से 27 साल तक के जो एस्पिरेंट है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास सिर्फ आप होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ यूआर कैटेगरी वालों के लिए है। बाकी जो अदर जो कैटेगरी वाले एस्पिरेंट हैं, कोई रिलैक्सेशन अगर आपको मिल रहा है तो आपकी एज जो है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे एमटीएस में क्या है कि दो तरीके की वैकेंसी आती है, एक 18 से 25 के लिए, एक 18 से 27 के लिए। 18 से 27 में नॉर्मली वैकेंसी कम होती है, 18 से 25 एज ग्रुप के लिए वैकेंसी ज़्यादा होती है। और हवलदार में क्या है कि 18 से 27 तक के जो एस्पिरेंट हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एमटीएस क्या है, हवलदार क्या है। सेम पोस्ट है, एमटीएस सभी डिपार्टमेंट में होता है, हवलदार सेलेक्टेड डिपार्टमेंट में ही आपका होता है। काम दोनों का एक ही है, सहयोग करना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन आपको इस तरीके से मिलता है। जैसे एससी एसटी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व जो है उनको 10 साल का, ठीक है। इस तरीके से जो भी कोटा है आपका उस तरीके से आपको यहाँ पे एज जो रिलैक्सेशन है वो मिलती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका सिलेबस क्या है तो सिलेबस वही है। यहाँ पे एसएससी की खास बात क्या है कि सेम वही सिलेबस आपका सीजीएल के लिए भी है, वही सीएचएसएल के लिए है, वही एमटीएस के लिए। अब क्या है, यहाँ पे जो सिलेबस इन्होंने डिजाइन मतलब जो इन्होंने जिस तरीके से इसको एमटीएस को डिजाइन किया है, इस बार 2022 से पैटर्न इसका चेंज हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने जो मैथ सेक्शन है उसकी, मैथ और रीजनिंग सेक्शन की इंपॉर्टेंस कम कर दी है। इसका एग्जाम तो होगा लेकिन इसमें क्या है कि
कि आपकी मेरिट में कोई भी तरीके का ये रोल प्ले नहीं करेंगे। जब सेशन 2 में मार्क्स स्टूडेंट के सेम होंगे तब सेशन 1 की इंपॉर्टेंस है। आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है कि यहाँ पे एक ही एग्जाम होगा जिसे सेशन 1 और सेशन 2 का नाम दिया गया है। सेशन 1 में क्या है, मैथ्स और रीजनिंग है, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 45 मिनट का ये पेपर होगा। और ये जैसे कि सेशन 1 खुला 45 मिनट के बाद ऑटोमेटिक आपका सेशन 2 खुल जाएगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। उसके बाद जैसे 45 मिनट होंगे आपका सेशन 2 ओपन हो जाएगा। उसके अलावा जो आपके स्क्राइब वाले हैं उनके लिए 60 मिनट है, ठीक है। सेशन 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जीएस है और इंग्लिश है। जीएस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 25 3 75, तो 150 नंबर ओवरऑल जो आपकी मेरिट बनेगी वो इस 150 नंबर से बनेगी। सेशन 1 की इंपॉर्टेंस कब है, जब 2 एस्पिरेंट के मार्क्स सेशन 2 में सेम होंगे तब सेशन 1 के उनके मार्क्स जो है वो चेक किए जाएंगे। यहाँ पे 1/3 की आपकी नेगेटिव जो मार्किंग है वो भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है और आपका जो सिलेक्शन है वो मेनली जीके जीएस और इंग्लिश के बेस पे होगा। और ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप 100% नहीं कह सकते हो कि मेरा इतना नंबर आएगा। इसलिए इस बार इन्होंने जब से पैटर्न चेंज किया है तो एमटीएस को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, मेन जो आपका सिलेक्शन होगा वो जीके जीएस और इंग्लिश के बेस पे होगा, तो इस पे अच्छे तरीके से काम करिए। बाकी यहाँ पे ये जो है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसकी भी इंपॉर्टेंस मेरिट में होती है कब, जब सेशन 2 में मार्क्स आपके जो है वो सेम होंगे 2 एस्पिरेंट के, ठीक है, जब टाई केसेस का मामला होगा। और यहाँ पे सिंगल एक यही एग्जाम होता है। फिर क्या है कि हवलदार का रिजल्ट आएगा। हवलदार में क्या है, जो बच्चे हवलदार के लिए क्वालिफाई होंगे उनका फिजिकल होगा, देन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे क्या है कि अदर जो एग्जाम होते हैं उनमें आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे एमटीएस में क्या है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे आपका जो स्टेट प्रेफरेंस है वो मांगा जाता है। यहाँ पे आपको मेरी यही सलाह है कि आप जितने भी स्टेट हैं उन सभी को प्रेफरेंस में डालिए। इससे फायदा आपका क्या होगा कि अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको जैसे किसी स्टेट की कट ऑफ कम गई तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लिमिटेड स्टेट डालेंगे, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कम है तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कम रहे, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपकी स्टेट वाइज जाती है। तो आपको जो आपका सिलेबस है, उसके अलावा जो एग्जाम पैटर्न है वो चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे टारगेट स्कोर की और कितनी क्या वैकेंसी आपकी आ सकती है, अगर टारगेट स्कोर की बात करें तो आप 130 किसी भी कैटेगरी से हैं तो 130 प्लस का ही आप टारगेट लेके चलो। इससे ऊपर ही नंबर आएंगे तभी आपका काम चल पाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर इससे ऊपर नंबर आएंगे तो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर अगर आप ऐड करो, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो आपका स्कोर जो है वो ठीक ठाक हो जाएगा और आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी पूरी रहेगी। चाहे वैकेंसी मतलब अगर 5000 भी वैकेंसी आती तब भी अगर आप इतने स्कोर पे टारगेट लेके चलते हो तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। तो किसी भी कैटेगरी से हैं 130 प्लस का आप टारगेट लेके चलो, क्योंकि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है एमटीएस में उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं रहता, ठीक है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी में क्या है, एसएससी में आपने देखा होगा कि एक बार वैकेंसी का चार्ट बढ़ता है, एक बार घटता है। तो पिछली बार मतलब जो 2024 की वैकेंसी है यहाँ पे 9583 वैकेंसी, 9600 के आसपास आपकी वैकेंसी है। तो इस बार वैकेंसी इतनी तो नहीं आएगी, इससे कम ही वैकेंसी आएगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं आएगी। मतलब 2000 आप सोच रहे हो 2000 आएगी, 3000 आएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हवलदार की भी अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो वैकेंट है। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी वैकेंट है। उसके अलावा ईएसआईसी में आपने देखा होगा अब अभी एक नया डिपार्टमेंट जुड़ा है जिसमें अभी 1257 एमटीएस 2024 में वैकेंसी ऐड हुई है, तो यहाँ पर भी अच्छी वैकेंसी आपकी आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि 5000 के आसपास जो वैकेंसी हैं वो आपकी आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी नहीं आएंगी। अगर 5000 भी वैकेंसी आती तो ये अपने आप में अच्छी वैकेंसी मानी जाएंगी। तो अगर आपका टारगेट है एमटीएस में एक पोस्ट चाहिए, अगर आपको एक पोस्ट लेना है यहाँ पे, तो 130 प्लस का आप टारगेट लेकर चलो, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाओ। जो ज़्यादा आपको फोकस करना है वो इंग्लिश और जीके जीएस पे करना है। मैथ्स और रीजनिंग में क्या है कि अगर आप मतलब चीज़ों को सिर्फ प्रैक्टिस करते रहोगे मॉक में, तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।